चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला और सीखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। इस पर सवाल जेईई के अंदर आ सकता है और मैं तो ये कहता हूँ कि ना बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड काइंड ऑफ सवाल आ सकता है। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ, सुनिएगा। बेटा मेरे पास बिल्कुल एक पतली सी थिन फिल्म है, जैसे मान लो बेटा लेट से कोई पानी के ऊपर ऑयल की थिन फिल्म है, काफ़ी हद तक वैसे ही। एग्जाम्पल के लिए बेटा मैंने ऐसा मान लिया कि कोई थिन फिल्म है, इसकी थिकनेस है टी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, बाहर इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। मैंने इस सारे के सारे अरेंजमेंट के ऊपर बेटा कोई ना कोई लाइट गिराई ऐसे। उस लाइट की बेटा वेवलेंथ है लैम्डा। जो ऊपर वाली सरफेस है बेटा मैं इसको सरफेस 1 कह रहा हूँ और नीचे वाले सरफेस को मैं सरफेस 2 कह रहा हूँ। मैं एक बार सरफेस 1 को स्टडी करना चाहता हूँ सिर्फ, ठीक है। ये जो लाइट गिरी है इसका एक हिस्सा रिफ्लेक्ट होके यूं आ गया, दूसरा हिस्सा क्या हुआ बेटा ऐसे अंदर गया, उस हिस्से का एक पार्ट तो बेटा बाहर चला गया और दूसरा पार्ट यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आया और फिर ऐसे बाहर निकल गया। अगर इन दोनों वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो मैं ऐसा कह दूंगा कि आपकी जो सरफेस 1 है वो ग्लो करेगी, या फिर मैं ऐसा कह दूंगा कि हमारी जो थिन फिल्म है ये वेव को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रही है। या फिर मैं ऐसे कह दूंगा कि हमारी जो सरफेस है 1 वो ग्लो कर रही है। लेकिन कब? जब इन दोनों वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब देखो जो वेव अंदर आएगी ना उसने म्यूटी डिस्टेंस जाना और म्यूटी डिस्टेंस आना। सर म्यूटी क्यों? बेटा ये ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, थिकनेस है टी, तो भले ही ऑप्टिकल लेंथ टी हो बेटा, सॉरी भले ही ज्योमेट्रिकल लेंथ टी हो, ऑप्टिकल लेंथ तो म्यूटी है। म्यूटी जाना और म्यूटी आना, उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है 2 म्यूटी, उसके कारण फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये जो वेव है इसका एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है। जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो एक पाई का फेज ऐड करना पड़ता है। तो इसका फेज तो आ गया पाई और इसका फेज आ गया ये। दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस निकालना हो तो माइनस कर दो। ये फेज है इसका, ये फेज है इसका, ये फेज डिफरेंस। हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो दिस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। बड़ा फेज डिफरेंस जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। बड़ा इस पाई को उधर ले गया, मेरे पास आ गया है 4 म्यू टी इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा। बेटा किसी बच्चे को ये डेरिवेशन अगर टफ लगी हो, वो सोचता हो कि सर ये पाई वगैरह क्यों ऐड किया, किसी बड़ा ये बेसिक बातें ना पता हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको याद रख सकते हो कि ऊपर वाली सरफेस के ग्लो करने की ये कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन फॉर स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन या फिर बेटा सरफेस 1 टू ग्लो। याद रखना थोड़ा, याद रख सकते हो। अगर मैं कहूं कि मुझे सरफेस 1 डार्क चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं ऐसे कहूं कि वीकली रिफ्लेक्शन चाहिए, तो उस केस में ये जो फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कर दो, और जैसे बड़ा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई किया बेटा मेरे पास आ गया 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। बस इतना सा काम है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा रिजल्ट है बेटा, चाहो तो आप इसको याद भी रख सकते हो। मैं आपसे बेटा एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, अगर आप बुरा ना माने तो। बेटा मेरे पास ये एक थिन फिल्म है, ये पानी की थिन फिल्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कितना है 4/3। इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है बेटा वो 0.6 माइक्रोमीटर है, और इसके ऊपर बेटा मैंने कोई ना कोई रेडिएशन गिरा दी ऐसे। मेरा सवाल बेटा बहुत ही क्लियर सा है, फाइंड वेवलेंथ फॉर अपर सरफेस टू ग्लो। बेटा ऊपर वाले जो सरफेस है वो ग्लो करें, इसके लिए क्या कंडीशन होगी? वेरी इजी, मैंने याद कर रखा है 4 टाइम्स म्यू। बेटा म्यू है 4/3
इंटू टी, बड़ा टी है 0.6 माइक्रोमीटर, शुड बी इक्वल टू ऑड टाइम्स ऑफ 2n+1 टाइम्स ऑफ लैम्डा। ले बेटा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 2n+1। बड़ा एन को 0 रख देना, 1 रख देना, 2 रख देना, 3 रख देना, 4 रख देना। ये सारे के सारे जो लैम्डास हैं, इनमें से अगर कोई सा भी एक लैम्डा हुआ तो आप जो अपर वाली सरफेस होगी वो ग्लो करेगी, या फिर बड़ा मैं कहूंगा कि वेव आपके स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगी। इसी में अगर मैं आपसे पूछ लूं बड़ा फाइंड लैम्डा फॉर विच अपर सरफेस इज डार्क, बड़ा ऊपर वाली सरफेस डार्क हो, उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आप कहोगे सर मेरे पास इक्वेशन है कि 2μt इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, 2 टाइम्स म्यू कितना है बड़ा? म्यू है 4/3, थिकनेस कितना बेटा? 0.6 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन एन शुड बी इक्वल टू लैम्डा। 0.2 1.6, लो बेटा एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख दो। ये सारे के सारे जो लैम्डास होंगे ये आपके वीकली रिफ्लेक्टेड होंगे, ठीक है। साधारण सा फॉर्मूला है, बिल्कुल आराम से काम चल जाएगा, ठीक है, फॉर्मूले से काम चल जाएगा। अब मैं इसमें एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, दैट इज ट्रांसमिटेड रे के साथ क्या होगा। मैंने बेटा अभी तो समझाया कि जो रिफ्लेक्टेड रे उसके साथ क्या होगा, लेकिन जो रे इधर आएगी उसके साथ क्या होगा वो बता देता हूँ। अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाले दोनों फॉर्मूले जस्ट उल्टे हो जाएंगे, ये दोनों फॉर्मूले जस्ट उल्टे हो जाएंगे। ये हो जाएगा स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड का और ये हो जाएगा वीकली ट्रांसमिटेड का, तो अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो फिर भी मैं हल्की से एक डेरिवेशन करके बताता हूँ। डेरिवेशन बेटा ना समझ में आए तो ऐसे लोड नहीं लेना है, ठीक है। बड़ा वेव अंदर आई, फिर बड़ा अंदर आई, फिर जो अंदर आई उसमें से एक पार्ट तो सीधा बाहर निकल गया, एक पार्ट यूं अंदर गया, फिर यूं आया और फिर बाहर निकल गया। और मैं यहां से देख रहा हूं, ये बड़ा मेरी आंखें हैं, मुझे ये जो सरफेस 2 है, ऊपर वाली सरफेस तो बना है, ये जो सरफेस 2 है इसे ग्लो करते हुए देखना है। अगर मुझे सरफेस 2 को ग्लो करते हुए देखना है तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जो वेव है वो स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड हुई है। ऐसा तब होगा जब ये वाली वेव और ये वाली वेव के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये तो सीधी आ गई, एक वेव बड़ा अंदर गई, फिर वापस आई, फिर वापस आई, तो उसने म्यूटी डिस्टेंस जाने की और म्यूटी डिस्टेंस आने की एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी? 2μt। जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है 2μt, उसके कारण बड़ा फेज डिफरेंस तुम जानते हो कितना आएगा? 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। ये तो डायरेक्ट आ गई, इसने बड़ा ये म्यूटी जाना और म्यूटी आना। हम चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव, तो बड़ा इट शुड बी इक्वल टू 2n π, बड़ा 2π से बड़ा आपका 2π क्या हो गया? कैंसिल, और मेरे पास आ गया 2μt इज इक्वल्स टू n लैम्डा। बन गया बेटा अपना काम। तो स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड के लिए बेटा आपके पास, सॉरी स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड के लिए आपके पास वही फॉर्मूला है जो आपके वीकली रिफ्लेक्टेड का फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर कोई मुझसे बोल दे कि सरफेस 2 जो है वो मुझे डार्क चाहिए, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि वीकली ट्रांसमिटेड चाहिए, थोड़ा फॉर्मूला जस्ट उल्टा कर देना, बड़ा वही आ जाएगा मेरे पास 4μt इज इक्वल्स टू 2n+1 टाइम्स ऑफ लैम्डा। बड़ा वही वाला फॉर्मूला, ये वाला। तो मैंने कोई अलग से फॉर्मूला याद नहीं कराया बेटा, ठीक है। जस्ट फॉर्मूले आपके उल्टे हो जाएंगे, जस्ट इनवर्स हो जाएंगे और आपका सारा का सारा काम बड़े आराम से चल जाएगा, ठीक है। अच्छे फॉर्मूले बेटा याद कर लेना, कभी किसी सवाल में काम आए तो लगा देना। इसमें मेरे ख्याल से सवाल करने की जरूरत नहीं बेटा, वैसे सवाल आप इससे पूछ सकते हैं, आपसे जैसा पिछले वाला सवाल पूछा था वैसे सवाल यहाँ पूछ सकते हैं, कर लेना, कोई लोड ही नहीं इसमें तो, है ना। चलिए आगे चल, ठीक है बच्चों, याद रख सकते इन बातों को, बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, प्लीज़ 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 आप उनको याद रखें। याद रख लोगे बड़ा सवाल तो बिल्कुल वैसी लैंग्वेज में आएगा जैसी लैंग्वेज मैंने आपको बोली है, ठीक है। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बट दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे, जैसे फॉर्मूले में लिखा रहा हूं, जिन फॉर्मूलों पर मैं सवाल करा रहा हूं एग्जैक्टली उन्हीं फॉर्मूलों पर एग्जैक्टली वैसे सवाल जैसे मैं क्लास में करा रहा हूं वही सवाल आपके जेईई के अंदर आएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए बच्चे को क्या आना चाहिए? ऑफ कोर्स फॉर्मूला आना चाहिए और हर फॉर्मूले पर 4-5 सवाल खुद से करने चाहिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर फॉर्मूले में 2-3 सवाल करा दूं, बट बच्चा भी तो अपने आप कम से कम हर बड़ा थोड़े बहुत सवाल तो करेगा। जब वो सवाल कर लेगा तो उसके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ भाई इन फॉर्मूलों को किस तरह से यूज़ करना है, फिर वो फोड़ देगा, फिर उसे कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सुनिएगा बेटा, डिफ्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, आराम से इत्मीनान से सुनिएगा। जब भी लाइट अपने रास्ते में ऐसी कोई हिंड्रेंस मतलब कोई रुकावट को एनकाउंटर करता है, मतलब लाइट जब जा रही है और बीच में ऐसी कोई हिंड्रेंस आई है, ऐसी हिंड्रेंस जिसकी डायमेंशंस जो है मतलब शेप साइज ज्योमेट्री जो है वो इन द ऑर्डर ऑफ लैम्डा हो, मतलब लाइट की जो वेवलेंथ है उसके ऑर्डर में हो, तो जैसे ही लाइट उस हिंड्रेंस से टकराएगी वैसे ही लाइट ना हर तरफ फैलने की कोशिश करेगी। ये जो हर तरफ का फैलना है बड़ा दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि बेटा आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये बेटा मेरे पास एक कार्डबोर्ड रीजन की कार्डबोर्ड है और इसमें मैंने एक पिन होल बना रखा है, ऐसे बिल्कुल पतला सा छेद कर रखा है। इस छेद का जो डायमीटर है बेटा वो लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का है। मैंने लाइट गिरा दी ऐसे, मैंने लाइट गिरा दी ऐसे। ठीक है, अब बाकी जगह तो ओपेक है तो बेटा लाइट कहीं नहीं जाएगी, लेकिन इस छेद से बेटा जैसे लाइट निकलेगी ना वैसे ही एक्सपेक्टेशन तो हमारी ये होती है कि लाइट सीधी की सीधी यूं निकलेगी, नहीं, बल्कि जो लाइट होगी वो इस तरह से शैडो रीजन के अंदर भी चली जाएगी। लाइट ऐसे कॉर्नर से डेविएट हो जाएगी, कॉर्नर से मुड़ जाएगी। ये जो मुड़ना है, ये जो मुड़ना है बेटा दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन, दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। मैं इसका एक उल्टा एग्जाम्पल भी लेता हूँ। बेटा मान लो कि मेरे पास ये कोई डिस्क है, ठीक है, और इसके सामने बेटा मैंने मान लीजिए कि ये कोई कार्डबोर्ड लगा दिया, ठीक है, और इधर से मैंने लाइट भेजी, ये लाइट तो रुक जाएगी, ये लाइट भी रुक जाएगी, इधर से मैंने लाइट भेजी, ये सारी लाइट तो रुक जाएगी, लेकिन यहां से जो लाइट होगी ना वो बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी, हल्की सी मुड़ जाएगी हर तरफ से, और इस कारण से सामने वाले रीजन पर शैडो बनेगी। लेकिन उस शैडो का जो डायमीटर होगा वो हमारी एक्चुअल डिस्क के डायमीटर से थोड़ा सा छोटा होगा, और लाइट जो है वो इस तरह से अपने शैडो रीजन के अंदर भी चली गई है। ये जो लाइट का अपने शैडो रीजन में जाना है, जब भी किससे टकराई, एक ऐसे हिंड्रेंस से टकराई, ऐसे कॉर्नर से टकराई जिसकी डायमेंशंस लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर में है, तब बेटा लाइट सीधे जाने के लिए ऐसे फैल जाएगी और हल्की फुल्के शैडो रीजन के अंदर भी चली जाएगी। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज योर डिफ्रैक्शन। आई होप यू विल रिमेंबर इट। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ सवाल करते हैं। नेक्स्ट इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। आराम से बेटा सुनिएगा। इस बार आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्लिट है, मतलब बेटा ये आपके पास लेट से कोई ओपेक कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड के अंदर हमने क्या किया कि ब्लेड से कट लगा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लिट है और इस स्लिट की जो विड्थ है वो मैंने ए लिख रखी है, ए इज विड्थ ऑफ स्लिट। ठीक है, अब मैंने इस पर लाइट गिराई ऐसे, बड़ा लाइट गिराई ऐसे, ठीक है, बड़ा लाइट गिराई मैंने इस तरह से। बाकी जगह तो ओपेक है, बड़ा लाइट कुछ नहीं कर पाएगी, बाहर जाएगी नहीं। इस पतली सी स्लिट से लाइट है ना जब जाएगी तो ऐसे शैडो रीजन के अंदर भी बढ़ जाएगी, ऐसे थोड़ी हल्की 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 ऐसे। सामने मैंने एक कार्डबोर्ड और लगा दिया, सारे के सारे इस पैटर्न को देखने के लिए, जज करने के लिए बेटा सामने मैंने ऐसे एक स्क्रीन लगा दी। स्क्रीन जो है वो हमारी इस सिंगल स्लिट से कैपिटल डी डिस्टेंस दूर है, ए बेटा स्लिट की विड्थ है, लैम्डा इस लाइट की वेवलेंथ है।
बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट होगा यहां पर आपके पास एक सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, ठीक है। यहां कहीं बेटा आपके पास एक पहला मिनिमा आएगा, फर्स्ट मिनिमा आएगा, एक फर्स्ट मिनिमा बेटा नीचे भी आएगा, यहां कहीं बेटा आपका एक फर्स्ट मिनिमा और है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहां से यहां तक जो विड्थ है इसको नंबर के लिए W लिख दो, दिस इज योर सेंट्रल फ्रिंज विड्थ। इसका फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिंज विड्थ। ये हमारी सेंट्रल फ्रिंज है और इसकी विड्थ जो है वो सेंट्रल फ्रिंज विड्थ है। ऐसे ही बेटा फिर कहीं ना कहीं आपके पास सेकंड मिनिमा भी आएगा, कहीं ना कहीं बेटा आपके पास थर्ड मिनिमा भी आएगा, सेकंड मिनिमा बेटा यहां कहीं भी आएगा, नीचे बेटा आपका थर्ड मिनिमा भी। यहां पर ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न बने बेटा सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो होगी ना वो सेंट्रल फ्रिंज के पास होगी। ये जो बेटा दूसरी वाली जो फ्रिंज है ना इसके पास इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी। मैं एक रफली एक आइडिया दूं कि सेंट्रल मैक्सिमा पर अगर इंटेंसिटी आई नॉट होगी तो यहां कहीं बेटा आपके पास एक फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, यहां कहीं बेटा आपके पास एक फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, यहां कहीं बेटा आपके पास एक फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा। यहां पर जो इंटेंसिटी होगी इस इंटेंसिटी का आई नॉट बटे 22 के आसपास होगा। अगर यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 22 के आसपास होगा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मोस्टली जो सेंट्रल फ्रिंज विड्थ है ना मोस्टली इंटेंसिटी उसी के पास है, बाकी जो है ना उनके पास इंटेंसिटी बहुत ही कम है। यहां कहीं बेटा सेकंड मैक्सिमा भी होगा, जो सेकंड मैक्सिमा होगा उसके पास इंटेंसिटी और कम होगी, वहां पर इंटेंसिटी बेटा आई नॉट अपॉन 61 के आसपास होगी। तो सेंट्रल फ्रिंज विड्थ जो है मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट की पोजीशंस वगैरह बताता हूं बेटा, आराम से बताता हूं। पहले मैं एक बार क्लैरिटी कर दूं कि तुम्हें बातें समझ में आ गई। बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा, उससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे बेटा फर्स्ट आपके मिनिमास, दोनों फर्स्ट मिनिमास के बीच की जो सेपरेशन है उसको हम एक तरह से सेंट्रल फ्रिंज बोलते हैं और जो थिकनेस इसको हम सेंट्रल फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। बाकी और भी मैक्सिमास होंगे लेकिन बाकी मैक्सिमास थोड़े से मतलब इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये जो पहले वाला जो पैटर्न ना यही मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर फॉर्मूले तो बताओ, बड़ा बताता हूँ, चिंता मत करो, फॉर्मूला बताता हूँ बेटा। ये हमारे पास पहले वाला कार्डबोर्ड, सॉरी उसमें बेटा मैंने ऐसे ए थिकनेस की सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट है बेटा, थिकनेस आपके पास ए, लाइट गिराई बेटा आपने इसके ऊपर, सामने बेटा यहां कहीं आपके पास कार्डबोर्ड है जिसे हम स्क्रीन बोल देते हैं, ठीक है। लाइट गिराई बेटा आपने ऐसे, लाइट की जो वेवलेंथ है बेटा आपके पास इस तरह से लैम्डा है। बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट है बेटा ये तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा ही होगा, बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट पे सामने की तरफ सेंट्रल मैक्सिमा। सर मिनिमास कहाँ कहाँ होंगे बेटा, मिनिमास कहाँ कहाँ होंगे उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। लेट्स से बेटा ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो मैं मिनिमास की जो एंगुलर पोजीशन है उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा अपॉन ए। बेटा ये मिनिमास के लिए जितने भी मिनिमा है उनकी पोजीशन निकालने के लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन ए। तो अगर मुझसे पूछ ले कि फर्स्ट मिनिमा कहां पर है तो मैं बड़े आराम से जवाब दे दूंगा कि फर्स्ट मिनिमा होगा
एन को 1 रखो तो मेरे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ए। थीटा अगर छोटा है तो सिर्फ और सिर्फ थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ए भी लिख सकता हूँ। लैम्डा अपॉन ए ऊपर और लैम्डा ए अपॉन ए नीचे, बट आपके फर्स्ट मिनिमा की पोजीशंस होंगे ऐसे, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये बड़ा आपका लैम्डा अपॉन ए, ये बड़ा आपका लैम्डा अपॉन ए, ये आपका फर्स्ट मिनिमा, ये बड़ा आपका फर्स्ट मिनिमा। अगर बड़ा स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी अगर कैपिटल डी है तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि अगर ये थीटा है तो दिस विल बी ऑफ कोर्स कैपिटल डी इंटू थीटा, बड़ा दिस विल बी कैपिटल डी इंटू थीटा। यहां से यहां तक जो विड्थ है बड़ा, ये हमारी सेंट्रल फ्रिंज विड्थ है। क्या है बेटा? सेंट्रल फ्रिंज विड्थ, दैट इज 2 टाइम्स कैपिटल डी इंटू थीटा, दैट इज 2 टाइम्स कैपिटल डी लैम्डा अपॉन ए। दिस इज योर सेंट्रल फ्रिंज विड्थ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। हो सकता है बेटा किसी सवाल के अंदर ना वहां कहीं कोई लेंस वगैरह लगा दे, कोई लेंस लगा दे। अगर वहां पर अगर लेंस लगा दे तो डी जो है ना, सॉरी बेटा, डी तो ऑफ कोर्स यहां से वहां तक की डिस्टेंस ही है। जहां पर आपका ए लिखा हुआ है, मतलब जो अपर्चर का जो मेरे पास एक तरीके से, सॉरी अपर्चर नहीं बेटा, क्या कहते हैं वो जो स्लिट विड्थ है वो लिखी हुई है, उसकी जगह डायमीटर ऑफ लेंस अपर्चर, लेंस अपर्चर का डायमीटर लिख देना, ठीक है। और ये जो कैपिटल डी है इसकी जगह उस लेंस की फोकल लेंथ लिख देना। बाकी सारे बेटा आपके फॉर्मूले सेम ही होंगे एंड इट विल बिकम 2 टाइम्स कैपिटल डी की जगह तो बेटा फोकल लेंथ आ जाएगी लेंस की, लैम्डा बेटा वही का वही होगा, और नीचे जो ए है इसकी जगह अपर्चर का डायमीटर आ जाएगा, अपर्चर डायमीटर ऑफ लेंस, लेंस का अपर्चर डायमीटर आ जाएगा। सर सेकंड मिनिमा कहां पर होगा, थर्ड मिनिमा कहां पर होगा? बेटा निकाल सकते हैं। सेकंड मिनिमा होगा कहां पर होगा, हम निकाल सकते हैं। सेकंड मिनिमा बेटा यहां कहीं होगा, सेकंड मिनिमा बेटा यहां कहीं होगा। दिस इज योर सेकंड मिनिमा, दिस इज योर सेकंड मिनिमा। सेकंड मिनिमा के लिए बेटा एन को 2 रखना, तो सेकंड मिनिमा अगर किसी बच्चे को चाहिए तो एन को 2 रखना। एन को 2 रखते बेटा मेरे पास क्या जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लैम्डा अपॉन ए, या फिर थीटा अगर छोटा है तो 2 टाइम्स लैम्डा। थर्ड फोर्थ सारे मिनिमास हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई खास इसमें दिक्कत है नहीं। मिनिमास के फॉर्मूले मेरे लिए मस्ट है, मैक्सिमास के फॉर्मूले ना भी याद रखो तो काम चल जाएगा। सिर्फ इतना याद रख लो कि सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। फिर भी अगर कोई मुझसे पूछे कि सर बाकी मैक्सिमास कहाँ पर होंगे, तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा लेता हूँ। बेटा मैक्सिमास का अगर फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a। अगेन बेटा लैम्डा क्या है तुम जानते ही हो, बस n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल मैक्सिमा तो बिल्कुल सामने आएगा थीटा इक्वल टू 0 पर, सेंट्रल मैक्सिमा तो बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पे आएगा जहां पर थीटा की वैल्यू 0 है। ये फॉर्मूला बाकी सबके लिए है। जैसे कोई मुझसे पूछ रहे कि सर फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर होगा, बेटा फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर होगा, तो n को 1 रखता हूँ, तो मेरे पास जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा अपॉन 2a। अगर थीटा छोटा है तो थीटा इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा अपॉन 2। को अगर मुझसे पूछ ले कि सर सेकंड मैक्सिमा कहाँ पर है, तो उस केस में बोल दूंगा कि n को 2 रख दो। बस ये नहीं कि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए n को 0 रख दिया, नहीं, ये वाले फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड मैक्सिमास बताने के लिए। सेंट्रल मैक्सिमा तो थीटा इक्वल टू 0 मतलब बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पे होता है, उसके लिए ये वाले फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। बेटा यहाँ पर n को 2 रखना, तो मेरे पास जाएगा 5 लैम्डा अपॉन 2a। अगर थीटा छोटा है तो थीटा इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा अपॉन 2। आई होप याद रखोगे।
सेंट्रल मैक्सिमा के लिए बेटा ये फॉर्मूला नहीं है, बाकी सारे मैक्सिमास के लिए फॉर्मूला है। लेकिन कोई बच्चे कहते हैं सर मैक्सिमास के फॉर्मूला याद करना मस्ट है क्या? नहीं बेटा मस्ट नहीं है, मिनिमास के फॉर्मूला याद करना मस्ट है। मैक्सिमास के अगर ना भी याद करो तो इट्स ओके, कोई खास ऐसी दिक्कत है नहीं। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले याद रहेंगे, आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक सवाल करते हैं, हालांकि सवाल में थोड़ी कैलकुलेशन तो है। सुन, विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच सेंटीमीटर। बेटा लाइट की जो वेवलेंथ है मुझे दे रखी है 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। बेटा वो सेंटीमीटर में लिखा था तो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया उसको। फॉल्स नॉर्मली ऑन ए सिंगल स्लिट। बेटा सिंगल स्लिट मतलब ऑफकोर्स डिफ्रैक्शन, YDS में तो 2 स्लिट होती है ना, इसलिए। एंड प्रोड्यूसेस ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। इट इज फाउंड दैट सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमम इज एट एंगल 60 डिग्री फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम से 60 डिग्री पर आपका सेकेंड मिनिमम है। कोई बात नहीं बेटा, साइन 60 इज इक्वल्स टू सेकेंड मिनिमम है तो n लैम्डा अपॉन a। साइन 60 इज ऑफ कोर्स बेटा कितना, √3/2। एक ही वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई है, 4 लैम्डा अपॉन √3। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द फर्स्ट मिनिमम इज प्रोड्यूस एट θ1 फाइंड द वैल्यू ऑफ θ1। बेटा किस एंगल पर फर्स्ट मिनिमम आएगा? अब यार फर्स्ट मिनिमम कहां पर आएगा उसका फॉर्मूला तुम जानते ही हो, साइन θ1। फर्स्ट मिनिमम चाहिए तो 1 टाइम्स लैम्डा अपॉन a, 1 टाइम्स लैम्डा अपॉन a। ए बेटा हमने अभी भी देख रखा है 4 लैम्डा अपॉन √3। बेटा लैम्डा से लैम्डा बेटा क्या हो गया मेरे पास, कैंसिल, और साइन θ1 की मेरे पास वैल्यू आ गई है √3/4। आई थिंक बेटा दैट इज 1.732 अपॉन 4। ठीक है, दैट इज आई थिंक बेटा 0.433। एक बार चेक करना बेटा, 4 चौक 16, 13 किया बेटा 3, सही लग रहा है बेटा 4। अब यार साइन थीटा इज 0.4333। अब यार एग्जैक्टली तो बेटा ठीक है, ऑब्वियस बात में वैल्यू नहीं बता सकता, थोड़ा बहुत मुझे इसमें अप्रोक्सीमेशंस वगैरह तो लेने ही पड़ेंगे। साइन 30 हाफ होता है तो ऑफकोर्स आपका जो थीटा है वो 30 डिग्री से तो छोटा है बेटा, क्योंकि साइन 30 इज 0.5, ये 0.5 से छोटा है तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री से छोटी है। 30 डिग्री से छोटी है तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, इन दोनों में से एक ही आपका आंसर होगा। अब यार कोई बहुत ही मतलब मैंने वही वैल्यूज ली जो जेईई ने दे रखी है, ऐसा मत सोचना कि सर ने कोई सवाल टफ बनाने के लिए वैल्यूज ऐसे दे दी। मेरे को अगर सवाल बनाना हो तो मतलब अच्छी वैल्यूज देता ना यार। अब सर इन दोनों में से कैसे पता लगेगा किसका साइन है? अब इसके लिए तुम्हें ना साइन ऑफ 22.5 डिग्री की हो सकता है कि तुम्हें वैल्यू पहले से याद हो, दैट इज √2 + 1 अपॉन 2√2। ये बड़ा आपने ट्रिग्नोमेट्री में कभी न कभी पढ़ रखा होगा। ठीक है, कभी न कभी बड़ा आपने पढ़ रखा होगा। सॉरी बेटा, √2 - 1 अपॉन 2√2, दैट इज 0.414 अपॉन 2.828, दैट इज 414 अपॉन 2828। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना कितनी का आती है एक बार, मतलब मैं तो कैलकुलेट किया इसके 414 डिवाइड बाई 2828। बेटा मेरे ख्याल से 0.14 के आसपास आती है। ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बड़ा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है बड़ा ऑब्वियस बात है कि आपके 22.5 डिग्री से तो बड़ी होगी, तो बड़ा कौन सा आंसर लिख सकते हैं, 25 डिग्री लिख सकते हैं। कैलकुलेशन बड़ा वापस चेक कर लेना। शायद साइन स्क्वायर की वैल्यू ही होती है। ठीक है, तो साइन 22.5 जो है बड़ा मेरे ख्याल से 0.38 के आसपास आता है। ये बड़ा 0.433 है तो ऑब्वियस इससे तो बड़ा है, तो 22.5 डिग्री से तो बड़ा आना चाहिए। वो बड़ा आपका कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। ठीक, अदरवाइज बड़ा हमें साइन 25 डिग्री तो याद नहीं रहता, तो ऐसे अंदाजे से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा शायद साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है।
साइन में थोड़ा रूट एक और आता है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर अपर्चर। बड़ा अच्छा सा सिंपल सा फंडा है, सुनना। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कार्डबोर्ड है, ये जो कार्डबोर्ड है ये पूरा का पूरा इस तरह से ओपेक है और इसमें हमने एक पिन होल बना रखा है, मतलब पिन से होल बना रखा है जिसका डायमीटर b है। बड़ा पिन होल है जिसका डायमीटर b है, ठीक है। अब मैंने इस पर लाइट गिराई, ऐसे बेटा लैम्डा वेवलेंथ की, तो होगा क्या कि सामने वाली स्क्रीन पर है ना ऐसे हो जाएगा कि ना ऐसे एक थोड़ा सा बड़े से रेडियस का, थोड़ा सा बड़े से रेडियस का ऐसे एक डिस्क टाइप बन जाएगी। इसका रेडियस बेटा लेट से आपके पास r है, ये एक तरह से हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है। ऐसे और भी होंगे, ऐसे बेटा एक फर्स्ट मैक्सिमा भी आएगा यहाँ कहीं, लेकिन उसमें इंटेंसिटी बहुत कम होगी, ठीक है। इनको हम एक नाम भी देंगे बेटा, दीज आर नोन एज योर एरी डिस्क। बेटा इनको हम नाम देंगे दैट आर एरी डिस्क। जो सेंट्रल मैक्सिमा वाला है वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा वाले के लिए आराम से देखते हैं बेटा। ये लाइट मैंने गिराई बेटा इस पे पिन होल पे, पिन होल का डायमीटर मेरे पास b है। बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पर बेटा आपका सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, यहाँ बेटा आपका कोई ना कोई मिनिमा आएगा, यहाँ बेटा आपका कोई ना कोई मिनिमा आएगा। मतलब मोस्ट ऑफ द लाइट जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ इतने से रीजन पर ही फैल जाएगा और ऐसे एक r रेडियस का एक डिस्क टाइप बन जाएगा। काश मैं उसका रेडियस वीडियस लिख पाऊँ, सब लिख देंगे। ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, मोस्ट ऑफ द लाइट सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर है। मिनिमा की जो पोजीशन है वो एक सिंपल से फॉर्मूले से है कि दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन बी। ध्यान रखना लैम्डा क्या है, जो लाइट फेंकी है उसकी वेवलेंथ, बी क्या है, जो पिन होल है उसका डायमीटर, ठीक है। हम रफली लिख सकते हैं कि थीटा कैन नियरली बी रिटन एज 1.22 लैम्डा अपॉन बी। अगर मुझे बेटा इस एरी डिस्क का अगर रेडियस लिखना है, मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि अगर इस कार्डबोर्ड से इस स्क्रीन तक की डिस्टेंस अगर मेरे पास कैपिटल D है तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल D इंटू थीटा। तो दैट इज 1.22 लैम्डा अपॉन बी, ये तो बड़ा थीटा इंटू कैपिटल D। ये बड़ा आपका आ जाएगा रेडियस। डायमीटर निकालना तो ऑफकोर्स इसको डबल कर दो। अगेन बेटा अगर मान लो कि यहाँ पर कोई लेंस वगैरह रख दिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, अगर कभी लेंस वगैरह रख दिया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लैम्डा वही रहेगा। ये जो बड़ा बी है जो हमारा एक तरीके से उस पिन होल का डायमीटर था, उसकी जगह लेंस का डायमीटर आ जाएगा या फिर लेंस का जो अपर्चर है उसका डायमीटर आ जाएगा। एक ही बात है, शब्द कैसे भी यूज़ कर रखे हो सकते हैं। कैपिटल डी बेटा यहाँ से तक जो डिस्टेंस है उसकी जगह बेटा लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी। जस्ट बिकॉज बेटा अगर लेंस अगर रख दोगे तो उस पर पैरेलल रेज अगर आती है तो वो इमेज कहाँ बनाता है, फोकस से बनाता है। और कहाँ बनाता है, तो कैपिटल डी की जगह बेटा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और उस केस में रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा 1.22 लैम्डा एफ अपॉन बेटा बी। अब बस बी का अर्थ चेंज हो गया, पिन होल के डायमीटर की जगह लेंस का डायमीटर या फिर लेंस के अपर्चर का डायमीटर। ठीक है बेटा, आई एम रियली होपिंग कि ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा, बहुत काम का है बेटा, ठीक है। तुम्हें कितना ही खराब क्यों ना लग रहा हो, फॉर्मूला अच्छा है, बार बार काम आएगा। सवाल पढ़ते हैं बेटा। डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसिडेंटिंग सनलाइट ऑन ए पिन होल ऑफ डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर। मतलब पिन होल का डायमीटर जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर दे रखा था, ठीक है ना। इफ डायमीटर इज अ स्लाइटली इंक्रीज्ड, बट अगर मैं डायमीटर को हल्का सा बढ़ा दिया तो ऑफ कोर्स ज़्यादा लाइट अंदर एंटर करेगी। भाई लाइट तो बड़ा यहाँ भी आ रही थी, यहाँ भी आ रही थी, बाकी जगह ओपेक था, एंटर नहीं हो पा रही थी। इसका डायमीटर अगर बढ़ाओगे तो ऑफ कोर्स ज़्यादा लाइट एंटर करेगी। ज़्यादा लाइट अगर एंटर करेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका सामने जो पिन होल वगैरह है, सॉरी सामने जो पैटर्न है उसकी इंटेंसिटी तो बढ़नी चाहिए। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफेक्ट ऑन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इतना तो मेरे समझ गए, मेरे बच्चे समझ गए होंगे कि अगर मैं पिन होल के डायमीटर को बढ़ाऊंगा, बी को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि बी को अगर बढ़ाओगे तो थीटा घटेगा।
थीटा घटेगा तो रेडियस भी तो घटेगा, और अगर रेडियस घटेगा तो ऑब्वियस बात है कि बेटा आपके जो पैटर्न बन रहा है, जो डिफ्रेक्शन पैटर्न बन रहा है ना, वो उसका जो एरी डिस्क है उसका रेडियस कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा लेकिन इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जेई ने ऐसे 4 ऑप्शन बना रखे थे, रेडियस बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा इंटेंसिटी घटेगी, रेडियस घटेगा इंटेंसिटी बढ़ेगी, रेडियस घटेगा इंटेंसिटी भी घटेगी, 4 ऑप्शन थे। उसमें से ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसके साइज तो घट जाएगी क्योंकि रेडियस घट गया, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ने वाली बात समझ में आ गई कि जैसे ही बेटा आपका ये जो डायमीटर है ये ज़्यादा, तो ज़्यादा लाइट अंदर से पास होगी, तो ऑफकोर्स उस इंटरफेरेंस पैटर्न पर ज़्यादा फोटॉन्स पहुंच पाएंगे, ज़्यादा फोटॉन पहुंच पाएंगे तो ऑफकोर्स इंटेंसिटी तो बढ़ ही जाएगी। तो बेटा जेई ने ऐसे सवाल पूछा था, मैंने बिल्कुल वैसे ही पूछ लिया। आगे चलते हैं बेटा, एक और सवाल करते हैं। ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, बेटा बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, बेटा लाइट की जो वेवलेंथ है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है, इज फोकस्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ डायमीटर। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस का डायमीटर दे दिया तो बेटा ऑफ कोर्स उसको तुम जो पिन होल का डायमीटर था उससे रिप्लेस कर सकते हो। 6 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिख दिया। एट ए डिस्टेंस बेटा फोकल लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द डिस्क इमेज फॉर्म्ड, जो डिस्क इमेज बनी है उसका डायमीटर क्या होगा? डायमीटर ऑफ कोर्स बेटा रेडियस का दुगना होगा, तो 2.44 2.44 लैम्डा एफ अपॉन बी। 2.44 लैम्डा, बेटा लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम। बेटा जहाँ पर कैपिटल डी यूज़ किया करते थे वहाँ बेटा हम फोकल लेंथ यूज़ कर लेंगे 30 सेंटीमीटर, मतलब बेटा 0.3 मीटर। बी बेटा आपका ऑफ कोर्स 6 × 10⁻² मीटर। मीटर मीटर 1 मीटर बेटा कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। कर ले बेटा, क्या बताऊँ इसमें, तो ये 2 0 गए बेटा, ये कितना हो गया 30 में से ये क्या 5 बचा, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी 2.44 into 25 into 10⁻⁻9। सो बेटा -7, वो बेटा -2 पर चला गया, ठीक है बेटा। कैलकुलेट कर लेना कितना आता है, ठीक है। इतने ऑफ कोर्स मीटर्स आपका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग लिमिट। सुनना बेटा, रिजॉल्विंग लिमिट क्या कहती है? अगर कोई दो ऑब्जेक्ट अगर बहुत नज़दीक है तो हमें वो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग नज़र ना आके एक ही ऑब्जेक्ट की तरह नज़र आती है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई कार बहुत दूर से आ रही है, ठीक है, और उसके दोनों हेडलाइट्स ऑन है, रात की बात है। बहुत अगर दूर होंगी तो दोनों हेडलाइट्स हमें इतनी नज़दीक नज़र आएंगी कि वो दो अलग अलग लाइट के सोर्स के बजाय एक लाइट के सोर्स की तरह ही नज़र आएगा। हाँ, जैसे जैसे मेरे नज़दीक आएगी वो कार, ऑफ कोर्स दोनों हेडलाइट्स के बीच में एंगल बढ़ जाएगा, फिर मुझे लगेगा कि हाँ यार ये दोनों हेडलाइट्स तो अलग अलग है, दो लाइट के अलग अलग सोर्स हैं। अब मैं बोलूँगा कि मैंने उस इमेज को रिजॉल्व कर लिया है। क्या कर लिया? रिजॉल्व कर लिया है। ये मान लो बेटा लाइट के दो सोर्स हैं, इनके बीच में सेपरेशन बेटा मान लो आपके पास है d, और मैं इनको ऐसे यहाँ कहीं से देख रहा हूँ। मेरे ऊपर लेट से बेटा कुछ ना कुछ एंगल सबस्टेंड कर रखा है, लेट से बेटा कितना थीटा, बेटा मेरे ऊपर कुछ ना कुछ एंगल सबस्टेंड कर रखा है, लेट से थीटा। अगर ये दोनों सोर्स मुझे एक सोर्स की तरह नजर आ रहे हैं, इसका मतलब इमेज रिजॉल्व नहीं है। इफ S1 S2 seems like सिंगल सोर्स, इसका मतलब इमेज इज नॉट रिजॉल्व। इसका मतलब इमेज आपकी रिजॉल्व नहीं है। लेकिन इफ S1 S2
seems like two different sources, then we say that कि image is resolved। फिर मैं बोल पाऊंगा कि बेटा हमारी जो इमेज है वो रिजॉल्व है। एक टाइम ऐसा होगा कि जब आपके S1 S2 जो हैं वो किसी ऐसे डिस्टेंस पे होंगे, लेट से D0 डिस्टेंस पे होंगे, कि आपकी आंखों पर बड़ा वो लेट से कोई ना कोई एंगल सबस्टेंड कर रहे होंगे थीटा नॉट, कि वो जस्ट रिजॉल्व हो गए, जस्ट अलग अलग नजर आना स्टार्ट हो गए। ठीक, तो मैं ऐसा करूंगा कि अब वो रिजॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो थीटा नोट है इसको हम बोलेंगे बेटा क्या, रिजॉल्विंग लिमिट। बेटा क्या बोलेंगे, रिजॉल्विंग लिमिट। बेटा मान लो कि ये मुझसे L डिस्टेंस दूर है, तो थीटा नोट को बड़े आराम से लिख सकता हूँ, दोनों सोर्सेज के बीच में सेपरेशन D नोट डिवाइड बाय मेरे से दूरी, बेटा दैट कम्स आउट टू बी L। अगर आपका इन दोनों ने आपकी आंखों पर जो एंगल सबस्टेंड किया है वो अगर थीटा नोट या थीटा नोट से अगर ज़्यादा है, इसका मतलब ये आराम से रिजॉल्व्ड है, मतलब अलग अलग सोर्सेज की तरह नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर एंगल थीटा हमारी आंखों पर जो सबस्टेंड किया अगर वो थीटा नोट से छोटा है, तो हम ये कहेंगे कि वो मुझे दो अलग अलग सोर्सेज की तरह नज़र ना आके एक सोर्स की तरह नज़र आएंगे। तो एक हमारी आंखों पर एक स्पेसिफिक एंगल बनाना चाहिए या उससे ज़्यादा बनाना चाहिए, तभी बेटा वो रिजॉल्व होंगे। और कम से कम कितना एंगल बनाए कि जस्ट रिजॉल्व हो जाए, उसको बेटा हम बोल देंगे क्या, रिजॉल्विंग लिमिट। यहां पर एक छोटा सा टर्म और है बेटा, रिजॉल्विंग पावर या आरपी। इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन रिजॉल्विंग लिमिट। तो इसको बड़ा हमेशा ऐसे जो रिजॉल्विंग लिमिट है उससे डिवाइड कर दोगे, तो बड़ा इट इज़ बेसिकली और 1 अपॉन थीटा नॉट। तो रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट जो है बड़ा जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। समझ तो क्या कि आपकी आंखों पर कम से कम कितना एंगल सबस्टेंड करे कि दोनों सोर्सेज आपको अलग अलग नजर आए, दैट मिनिमम एंगल इज नोन एज योर रिजॉल्विंग लिमिट। अगर आपकी आंखों पर दोनों सोर्सेज ने अगर उससे ज़्यादा एंगल सबस्टेंड किया या उतना भी किया है, तो आपको अलग अलग सोर्स की तरह नजर आएंगे। और अगर इससे कम एंगल उन्होंने अगर सबस्टेंड किया आपकी आंखों पर, तो बेटा आपको अलग अलग सोर्स की बजाय एक सिंगल सोर्स की तरह नजर आएंगे, और हम ये कहेंगे कि ये आपकी इमेज रिजॉल्व्ड नहीं है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज टेलीस्कोप या किसी भी लेंस के लिए बेटा क्या रिजॉल्विंग लिमिट हो सकती है, सुनिएगा। बेटा मान लीजिए मेरे पास एक कोई लेंस है, टेलीस्कोप एक ही बात है बेटा, वो सबके लिए फॉर्मूले सेम से ही है। इसकी फोकल लेंथ मेरे पास है f0 और इस लेंस का डायमीटर है a। लेंस का डायमीटर है a। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं O1 O2, और इन्होंने हमारे लेंस पर कुछ ना कुछ एंगल सबस्टेंड कर दिया है। कम से कम कितना एंगल सबस्टेंड करें कि जस्ट वो रिजॉल्व हो जाए, कि दोनों ऑब्जेक्ट्स दोनों लाइट के सोर्स रिजॉल्व हो जाए, बेटा उसको मैंने लिख दिया है डी थीटा। इस डी थीटा की जो वैल्यू आएगी बेटा दैट विल बी 1.22 लैम्डा अपॉन ए। लैम्डा ऑफ कोर्स बेटा जो लाइट आ रही है उन सोर्सेस से उनकी वेवलेंथ है, और ए जो है वो उस लेंस के अपर्चर का डायमीटर है, जो सवाल में आपको दे रखा होगा, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर कोई मुझसे अच्छा ये जो एंगल है कम से कम कितना एंगल उन दोनों ऑब्जेक्ट ने लेंस पर सबस्टेंड किया है, ये तो हो गया हमारा एक तरीके से रिजॉल्विंग लिमिट। अगर किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि इस केस में रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, तो वी नो दैट इट इज a अपॉन 1.22 टाइम्स ऑफ लैम्डा। जस्ट हमारा जो रिजॉल्विंग लिमिट है उसको उल्टा कर दो तो आपका रिजॉल्विंग पावर आ गया। ठीक है ना, आई होप सारी सारी बात आप याद रखोगे, कोई बहुत ऐसा भारी काम इसमें है नहीं। ठीक है, अच्छा सा फॉर्मूला है, काम का फॉर्मूला है। जेई ने बेटा सवाल पूछ रखे, जो जेई ने सवाल पूछ रखे वो भी कराऊंगा बेटा। पहले मैंने एक छोटा सा सवाल खुद ही बनाया, वो देखो।
बेटा ह्यूमन पीपल है, मतलब बेटा हमारी आई की बात कर रहा हूँ मैं, उसका रेडियस बेटा मुझे दे रखा है 2.5 मिलीमीटर, मतलब आई जो लेंस है उसका रेडियस 2.5 मिलीमीटर है, तो उसका जो डायमीटर होगा वो इसका डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 मिलीमीटर। लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, बेटा ऑब्जेक्ट जो लाइट आ रही है वो 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ रखती है। फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स प्लेस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई सो दैट दे कैन बी सेपरेटली डिस्टिंग्विश्ड। बेटा मान लो कि ये हमारे आई का लेंस है, उस लेंस का डायमीटर, बेटा सवाल में रेडियस दे रखा था, डायमीटर मैंने निकाल लिया, 5 मिलीमीटर है, 5 × 10⁻⁻3। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं जो बेटा मेरी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर है, मतलब 0.25 मीटर दूर है। इन दोनों के बीच में कम से कम कितना सेपरेशन हो कि मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख पाऊं, मतलब रिजॉल्व हो जाए। ये सेपरेशन कम से कम, तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाला एंगल कम से कम, और ये वाला एंगल कम से कम कितना होता है उसे हम रिजॉल्विंग लिमिट बोलते हैं। भाई मैं कह सकता हूं कि ये जो डी डिस्टेंस है अपॉन 0.25, इट शुड बी दिस एंगल, बेटा दिस एंगल इज ऑफ कोर्स डी इंटू थीटा, दिस इज योर रिजॉल्विंग लिमिट। मुझे डी कम से कम चाहिए तो ये एंगल सबसे कम से कम, ये कम से कम जो एंगल होता है उसी को हम रिजॉल्विंग लिमिट बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला मैंने पहले से याद कर रखा है 1.22 लैम्डा अपॉन ए। बेटा रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला मैंने बेटा आपको पहले से ही लेंस के केस में बता रखा है 1.22 लैम्डा अपॉन ए। बेटा बन गया अपना काम, तो मुझे डी चाहिए, बेटा डी की वैल्यू आ गई है 1.22 लैम्डा अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई 0.25, 1.22 ठीक है बेटा। लैम्डा कितना है 5000 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 0.25, बेटा सब कुछ मीटर में है, अपॉन ए बेटा मेरे पास है 5 × 10⁻⁻3 मीटर। जस्ट सॉल्व इट। बेटा क्या आंसर आता है देख लेना। 3 बेटा ये ऊपर गया, 3 और 3 बेटा कितना हो गया 6, तो 10⁻⁴, 5 से बेटा 5 कैंसिल हो ही गया, तो मेरे पास आ गया 1.22 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁴। ये बेटा हमारा उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन आ गया। बेटा शायद ये 30.5 इंटू 10⁻⁻6 आ रहा होगा, तो आप 30.5 माइक्रोमीटर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। इसका कभी बेटा उल्टा सवाल भी पूछ सकते हैं कि ये डिस्टेंस दे दी और ये वाली पूछ ली। ठीक है बेटा, हर एक केस में ये वाले एंगल का फॉर्मूला पता ही है, दिस एंगल विल बी दिस अपॉन दिस। इस वाले सवाल में सोर्सेज के बीच का सेपरेशन पूछ रखा था, और ये सोर्सेज हमारी आंख से कितना दूर है ये मैं दे रखे हैं। इसका उल्टा सवाल ये पूछ सकते हैं कि सोर्सेज के बीच का सेपरेशन दे दिया और हमारे आंखों से कितना दूर है ये मुझसे पूछ लिया, तो ठीक है, तो कर ही सकते हो, तो सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट इज अच्छा सा सवाल बड़ा करते हैं। द अपर्चर डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप इज 5 मीटर। डायमीटर टेलीस्कोप का 5 मीटर है। सेपरेशन बिटवीन मून एंड अर्थ इज बेटा दिस मच। विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ, बेटा लाइट की जो वेवलेंथ है वो 5500 एंगस्ट्रॉम है। द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून सो दैट दे आर जस्ट रिजॉल्व्ड। मतलब मैं बेटा अर्थ पर हूं और यहां कहीं बेटा मून है, यहां कहीं बेटा मून है। कितना दूर है बेटा मेरे से मून? बेटा मून मेरे से दूर है 4 × 10⁸ मीटर्स दूर। बेटा वो किलोमीटर था, मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। मून के ऊपर ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कम से कम कितना सेपरेशन हो कि मैं उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देख सकूं, मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह नजर ना आकर मुझे अलग अलग नजर आए। ये मिनिमम सेपरेशन मुझसे पूछा है बेटा। ठीक है, ऑफ कोर्स हमारे इस लेंस पर कुछ ना कुछ एंगल सब्सटेंड किया होगा। अगर ये वाले डिस्टेंस कम से कम तो ये वाला एंगल कम से कम,
ये वाला जो एंगल है कम से कम कितना हो कि जस्ट दोनों पार्टिकल्स रिजॉल्व हो जाए, उसको हम रिजॉल्विंग लिमिट बोला करते थे। रिजॉल्विंग लिमिट इज ऑफ कोर्स बेटा छोटा सा एंगल डी थीटा। इट कैन बी रिटन एज d अपॉन 4 इंटू 10⁸ मीटर। बड़ा कोई फॉर्मूला है क्या? आप लोग हाँ से बिल्कुल फॉर्मूला है। इट इज 1.22 लैम्डा अपॉन ए। तो बेटा d की वैल्यू आ गई 1.22 लैम्डा। बेटा लैम्डा इज 5500 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 4 इंटू 10⁸ अपॉन स्मॉल ए। बेटा स्मॉल ए मतलब 5 मीटर। ये निपटे, ये निपटे 1.22 इंटू 44। देखना बेटा कितना का आंसर आया 1.22 इंटू 44। वैसे तो खैर हमें तो कैलकुलेशन जो चार ऑप्शन है वो बहुत दूर दूर से है, तो वैसे लगा दोगे 60 तो दो, बट ठीक है मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1.22 इंटू 44 बड़ा ये 53.68 आ। अगर दोनों पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन 43.68 से अगर ज़्यादा हुआ तो बड़े आराम से रिजॉल्व हो जाएगा। ऑफ कोर्स सबसे नज़दीक वाला आंसर बड़ा कौन सा आपके पास 60 मीटर। 60 मीटर को टिक लगा दो, बड़ा आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के केस के अंदर बड़ा रिजॉल्विंग लिमिट का एक फॉर्मूला याद रख सकते हो। हालांकि ये फॉर्मूले का कोई खास बड़ा यूज़ नहीं है, जो हमने टेलीस्कोप के लिए या सिंपल लेंस के लिए यूज़ किया था उससे भी बात बन सकती है, बट फिर भी बड़ा कई बुक्स में लिखा रहता है इसलिए लिख रहा हूँ। इसके रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला होगा लाइट की वेवलेंथ डिवाइड बाई 2 टाइम्स म्यू इंटू बड़ा साइन ऑफ थीटा, या फिर रिजॉल्विंग पावर की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। थीटा जो है बड़ा आपका ये वाला एंगल है, बड़ा जो लेंस है ये आपकी ऑब्जेक्ट है, बड़ा ये एंगल आपका थीटा। कोई ऐसे खास याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना भी अगर याद रख लिया ना कि रिजॉल्विंग लिमिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, या फिर रिजॉल्विंग पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, हमारे जेई पर्सपेक्टिव से इतना काफ़ी, इससे तो कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी चीज़ें बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बाकी चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है। हालांकि मैं टेलीस्कोप वाली बात बेटा ना बोलता तब भी काम चल जाता, क्योंकि रिजॉल्विंग लिमिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। ये वाली बात तो बेटा टेलीस्कोप के अंदर भी थी, सिंपल लेंस के अंदर भी थी, तो माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले अलग से याद रखने की जरूरत है ही नहीं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये तो मैंने किसी बुक में देखा था तो मैंने भी ऐसे लिख दिया, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि जिस तरह से सिंपल लेंस के लिए टेलीस्कोप के लिए रिजॉल्विंग लिमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है या रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, माइक्रोस्कोप में बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ठीक है। सवाल सुनिए बेटा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज दिस मच, ठीक है, होगा बेटा कोई माइक्रोस्कोप। इफ the proton having same speed instead of electron, then resolving power of the scanning proton microscope will be changed by factor of। ये सवाल तो अजीब सा लग रहा है। मतलब पहले जो माइक्रोस्कोप था वो इलेक्ट्रॉन को देख रहा था, अब वही माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन को ना देखकर प्रोटॉन को देख रहा है और रिजॉल्विंग लिमिट के बारे में बातें कर रहा है, रिजॉल्विंग पावर के बारे में बातें कर रहा है। अब यार रिजॉल्विंग पावर जो है, मैंने मेरे बच्चों को माइक्रोस्कोप के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सिखाई कि रिजॉल्विंग लिमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है और रिजॉल्विंग पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। सर यहां पर तो लैम्डा है ही नहीं, लैम्डा है। इसके पीछे हल्का सा बड़ा आपका जो हल्का सा जो क्वांटम फिजिक्स का फंडा आ गया कि कोई भी पार्टिकल अगर बहुत तेज स्पीड से अगर भाग रहा है तो वो अपने पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी एग्जिबिट कर सकता है, और उस वेव नेचर में उस वेव की जो वेवलेंथ है वो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं और उसको हम बड़ा मैटर वेव कहते हैं, और उसका फॉर्मूला शायद होता है h अपॉन मोमेंटम। h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो रिजॉल्विंग पावर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv अपॉन h। ध्यान से देखना, दोनों ही केस में चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, प्लैंक्स कांस्टेंट तो वही रहेगा।
इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, स्पीड सेम है, सवाल बोल रहे हैं साफ साफ, सेम स्पीड से पहले इलेक्ट्रॉन गया था, सेम स्पीड से प्रोटॉन आया, सिर्फ और सिर्फ मास का अंतर है। और बड़ा सीधा सीधा मुझे नजर आ रहा है कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। बाकी सब चीजों सवाल के हिसाब से सेम दे रखी है। इसका मतलब प्रोटॉन का मास जितने टाइम्स होगा रिजॉल्विंग पावर भी उतने टाइम्स हो जाएगा। वैसे तो मेरे बच्चों को पहले से याद भी रहता है कि प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1800 गुना होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि रिजॉल्विंग पावर जो है रफली 1800 गुना हो जाएगी। लेकिन सवाल में लिखा हुआ ही है कि प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स है। तो आप बोल देना कि रिजॉल्विंग पावर जो है वो भी 1837 टाइम्स हो जाएगी। वही पूछा, 4 ऑप्शन देखे थे बेटा सवाल के अंदर। इट विल बिकम 1873 टाइम्स, इट विल बिकम 1/837 टाइम्स, इट विल बिकम रूट ऑफ 1837 टाइम्स, इट विल बिकम 1/रूट ऑफ 1837 टाइम्स। 4 ऑप्शन लिखे हुए थे, मैंने ऑप्शन लिखे सीधे आंसर निकाल दिया। चलेगा ना? अच्छा सवाल था, जेई का सवाल था, और इसमें बड़ा ऑब्वियस बात है कि सवाल अच्छा था। इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट आ गए। सिर्फ किसी बच्चे को वेव ऑप्टिक्स आती हो क्या उससे वाला सवाल बन पाएगा क्या? नहीं। जैसे मैटर वेव भी आती हो, मतलब जो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाते हैं वो, और ये भी आती हो, तब जाके उससे सवाल बनेगा। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट इसके अंदर थे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली बच्चे लैम्डा को मोमेंटम के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं उनको पहले से आइडिया रहता है। ठीक है बच्चों, कभी कोई रिजॉल्विंग पावर वगैरह पे सवाल आएगा तो आई होप आप लोग उसको कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसके सवाल तो और इजी होते हैं और आसान होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, चिंता वाली बात ही नहीं होती। देखो यार, मान लो कि लाइट ऐसे सामने की तरफ जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है ऐसे सामने की तरफ c। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाइट जिस तरफ जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। मैं एक बार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर कहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कभी यूं ऑसिलेट करेगी, कभी यूं ऑसिलेट करेगी, कभी यूं ऑसिलेट करेगी। मतलब कुल मिलाकर जिस तरफ लाइट जा रही है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में कभी ऐसे ऑसिलेट करेगी, कभी ऐसे ऑसिलेट करेगी, कभी यूं ऑसिलेट करेगी, कभी यूं ऑसिलेट करेगी। इस पूरे के पूरे प्लेन में कैसे भी ऑसिलेट कर सकती है, उसकी मर्जी है। ठीक है, इस तरह की लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। बेटा क्या नाम देंगे हम इसको? अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अगर मैं कभी इस लाइट के किसी एक कंपोनेंट को खा जाऊं, मतलब सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट करने दूं और इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को खा जाऊं, और उसके बाद खा जाऊं मतलब मैं प्रैक्टिकल नहीं खाना, मतलब वैसे कहने का मतलब है कि किसी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लिया, किसी तरीके से हमने उसको हटा दिया, और सिर्फ लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे ही ऑसिलेट करे, तो मैं अब बोल दूंगा कि हमारी जो लाइट है वो पोलराइज्ड हो चुकी है। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, बट दिस इज योर पोलराइज्ड लाइट। अब जो लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, और जो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट थी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यू भी ऑसिलेट कर रही थी, यू भी ऑसिलेट कर रही थी, यू भी ऑसिलेट कर रही थी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यू ऑसिलेट करे तो उसके 2 कंपोनेंट हैं। मान लो कि यहाँ इस वर्टिकल लाइन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है थीटा, तो ई के कॉस थीटा को तो मैंने जाने दिया और ई के साइन थीटा को मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, तो मैं ऐसा कह दूंगा कि अनपोलराइज्ड लाइट को मैंने पोलराइज्ड कर लिया है। तो पोलराइज करने का मतलब है कि हमने लाइट के एक कंपोनेंट को एक तरीके से उड़ा दिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, और दूसरे कंपोनेंट को हमने जाने दिया है। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। वैसे एक सिंपल सी बात करो, अगर अनपोलराइज्ड लाइट की अगर इंटेंसिटी है I0, जब भी आप उसको पोलराइज करोगे तो आधी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी और सिर्फ आधी इंटेंसिटी ही बचेगी, सिर्फ आधी इंटेंसिटी ही बचेगी बस। कैसे कैसे बेटा पोलराइज करते हैं? सबसे पहले ये एक डायक्रोम क्रिस्टल है, इसका काम ही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेना। मैंने इस डायक्रोम क्रिस्टल पर कोई ना कोई लाइट भेजी, ऐसे जो लाइट भेजी बेटा वो अनपोलराइज थी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यू भी ऑसिलेट कर रही है, ऐसे भी कर रही है, ऐसे भी कर रही है, और इसकी इंटेंसिटी है I0। जैसे ये इस क्रिस्टल से गुजरेगी, ये क्रिस्टल क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, और यही लाइट जब इस डायक्रोम क्रिस्टल से निकलकर बाहर आएगी
तो बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उसके पास एंटर करते वक्त इंटेंसिटी अगर आई नॉट थी तो अब इंटेंसिटी आई नॉट नहीं होगी, अब इंटेंसिटी बेटा आई नॉट बाई 2 होगी। इजी थिंग, याद रखना बड़ा कोई टफ काम तो नहीं है। और किससे गुजरेगी? नाइक्रोम क्रिस्टल वगैरह से। इसको डायग्राम में हम ऐसे दिखाते हैं, नाइक्रोम क्रिस्टल वगैरह अगर दिखाना हो तो इसको डायग्राम में हम इस तरह से दिखाते हैं। अगर नाइक्रोम क्रिस्टल अगर डायग्राम में दिखाना हो तो ऐसे दिखा दिया तो यू ऐसे। इसको हम पोलराइजर भी कह सकते हैं, ठीक है। और मैं इस पर क्या करूंगा कि लाइट गिराऊंगा ऐसे, वेलोसिटी है बड़ा सी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं भी ऑसिलेट कर रही है, यूं भी कर रही है, यूं भी कर रही है। जैसे इससे गुजरेगी उसके बाद बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट तो ऐसे रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन के लॉन्ग ऑसिलेट करेगी। इसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट तो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई, ठीक है। तो डायग्राम में आप ऐसे दिखा सकते हो, नाइक्रोम क्रिस्टल लिख दो, पोलराइजर लिख दो, एक ही बात है, कोई बहुत बड़ा इसमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बाय रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम ब्रूस्टर लॉ भी कहते हैं। सुनना क्या फंडा है। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई इंटरफेस है, इसके ऊपर लेट्स से एयर है और इसके नीचे कोई दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेट्स से आपके पास n है, ठीक है। और ये बड़ा लेट्स से नॉर्मल, मैंने कोई लाइट गिराई इस तरीके से, किसी ने किसी एंगल आई पे, ये जो लाइट है ये अनपोलराइज्ड है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूं भी ऑसिलेट कर रही है और यूं भी ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ऐसे भी ऑसिलेट कर रही है और ऐसे ऐसे भी ऑसिलेट कर रही है। अब इस लाइट का एक हिस्सा जो है वो तो इधर चला जाएगा और एक हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में आ जाएगा। जो वापस उसी मीडियम में आ गया है ये अच्छा, ये तो लाइट गिरी है ना, ये तो हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, लेकिन ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है ये आपकी पोलराइज्ड लाइट हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगी, हो सकती है अगर ये एंगल आई ब्रूस्टर एंगल के बराबर होगा। ब्रूस्टर एंगल क्या है? ये ब्रूस्टर एंगल का अर्थ ये है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होने चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हुए तो उस केस में जो पोलराइज्ड लाइट, सॉरी ये जो आपके रिफ्लेक्टेड लाइट है ये आपकी पोलराइज्ड होगी। अब गौर करना, ये वाला एंगल आई तो ये वाला एंगल आई, ये अगर 90 तो ऑफ कोर्स ये वाला जो R है ये आपके पास हमेशा 90 माइनस आई आ जाएगा। यहां से यहां अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ साइन R। साइन R को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस आई, बड़ा साइन 90 माइनस आई इज ऑफ कोर्स कॉस आई। यहां से मेरे पास आ गया है tan i इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब i की वैल्यू अगर tan इनवर्स n के बराबर हुई उस केस में हमारी रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज्ड होगी और इस एंगल को बड़ा हम एक नाम भी दे सकते हैं ब्रूस्टर एंगल। हालांकि फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे बच्चे ये समझ जाएं कि ये लाइट पोलराइज तब होगी जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के 90 डिग्री पे होगी। कॉन्सेप्ट तो ये, बाकी तो जैसे सोचना चाहो वैसे सोच लो, कोई खास फर्क ऐसा नहीं पड़ता। फॉर्मूले पे सवाल भी कर लेंगे। जैसे एक छोटा सा सवाल करें, मान लो कि बेटा इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये कोई इंटरफेस है, यहां एयर है, यहां कोई ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, ठीक है। और मैंने कोई ना कोई रे भेज दी ऐसे। सवाल यही है कि बताओ ब्रूस्टर एंगल कितना होगा। अब अगर यहां पर एयर है और यहां पर ग्लास है तो बच्चे सीधे याद रखते हैं, बच्चे सीधे याद रख सकते हैं कि सर कुछ लॉजिक वॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिख देते हैं कि tan i इज इक्वल्स टू n, सीधा लिख दो। और आप ऐसे कह सकते हो कि दैट इज tan i इज इक्वल्स टू √3। बड़ा i की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है? 60 डिग्री। सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई खास ऐसी दिक्कत है नहीं, ठीक है।
लेकिन अगर मान लो कि इसका उल्टा होता, मान लो बेटा उल्टा होता, मतलब ऐसा होता कि ये ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और ये एयर है, तो हो सकता है कि बेटा हमारा जो फॉर्मूला वो डायरेक्ट काम न दे, क्योंकि हमने फॉर्मूला तब निकाला था ना जब एयर से ग्लास में जा रहा हूँ, 1 से n में जा रहा हूँ, यहाँ पर n से 1 में जा रहा है, तो हो सकता है कि बेटा फॉर्मूला काम न दे, फिर हमें लॉजिक से आंसर निकालना पड़ सकता है। मान लो कि कोई रे आई ऐसे और हमें पूछ लिया कि बताओ कि ब्रूस्टर एंगल कितना होगा, तो कोई खास ऐसे कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। तो बेटा सारी की सारी कहानी जानते हो, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये वाला आई तो बेटा ये वाला भी आई, ये वाला बेटा आपका ऑफ कोर्स 90 माइनस आई, ये हमारा एक तरीके से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ से यहाँ सिर्फ और सिर्फ लेंस को लगाने की जरूरत है। यहाँ पर ग्लास है तो √3 टाइम्स साइन आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एयर है तो 1 इंटू साइन टाइम्स 90 माइनस आई, दैट इज ऑफ कोर्स साइन 90 माइनस आई तक ना कॉस आई। मेरे पास tan i की वैल्यू आ गई है 1/√3, आई की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। तो इस बात को याद रखना कि मैंने जो ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला निकाला था उसमें आपकी जो रे है वो एयर से किसी और मीडियम में जा रही थी, तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो tan इनवर्स ऑफ n, बस मस्त रहो। लेकिन अगर मान लो कभी n से एयर में जा रही हो तब क्या करेंगे, तब बेसिक से कर लेंगे कि ये वाला एंगल i होगा और ये वाला एंगल आपका i होगा, ये 90 होगा तो ये 90 माइनस आई होगा, फिर यहाँ से लेंस लगा लेंगे, हमारा काम बड़े आराम से चल जाएगा। तो जो मैंने ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला tan इनवर्स n बोला था वो सिर्फ और सिर्फ तब के लिए था जब 1 से n में रे आ रही हो। अगर कुछ और हुआ तब बड़ा ठीक है, आप बेसिक से कर सकते हो। जैसे बेसिक से कर सकते हो, मैं एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे। जैसे मान लो कि इस तरह का अरेंजमेंट है कि यहाँ पर तो है ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, यहाँ बेटा है वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, ये मेरे पास है लेट से बेटा कोई ना कोई नॉर्मल। मैंने इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर रे भेज दी एज। सवाल बेटा वापस से वही है कि बताओ कि ब्रूस्टर एंगल कितना होगा। अब अगर मान लो कि यहाँ 1 होता और यहाँ n होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते। अब क्या करें, अब बेसिक से कर लो बेटा। बेसिक से तुम सारी कहानी जानते हुए कोई खास बड़ा काम तो है नहीं। ये वाला एंगल आई तो ये वाला एंगल आई, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होने चाहिए, तो ये वाला एंगल मेरे पास आ जाएगा 90 माइनस आई। यहाँ से स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 टाइम्स साइन आई इज इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स साइन 90 माइनस आई। 4/3 टाइम्स साइन 90 माइनस आई इज ऑफ कोर्स कॉस आई। तब मेरे पास आ गया tan i इज इक्वल्स टू 4/3 अपॉन 3/2। i की वैल्यू आ गई है tan इनवर्स ऑफ 8/9। ठीक है, तो कभी कोई ब्रूस्टर एंगल में बात पूछे तो बेटा ऐसे कोई ठीक है, दिमाग में कचरा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, बड़े आराम से ऐसे आपका काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज मेलिस लॉ। क्या कहता है बेटा मेलिस लॉ, सुनना। और अगेन बेटा मेलिस लॉ पर जो मैं बता रहा हूँ उसी पर सवाल आएगा और कोई सवाल नहीं आएगा। सुनिए, ये मान लीजिएगा कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड है, और इसकी इंटेंसिटी है लेट से I0। इसके सामने मैंने कोई पोलराइजर रख दिया, जिसकी एक्सेस बेटा लेट से ये, तो ये लाइट जब इसमें से गुजरेगी तो बेटा ये लाइट पोलराइज हो जाएगी। अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइज होती है, अनपोलराइज्ड लाइट जब भी इस तरीके से पोलराइज होती है बेटा वैसे ही इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। आपको वैसे मेरे को पता है। अब सुनना, आगे सुनना। अब मैंने क्या किया कि इस ये जो वेव है बेटा सामने जा रही है c वेलोसिटी से, मैंने इसके आगे एक पोलराइजर और लगा दिया, और पहले वाला जो पोलराइजर है ना उसके साथ ऐसे एंगल थीटा के ऊपर, मतलब बेटा मैंने एक नया पोलराइजर लगा दिया ऐसे।
और पहले वाले पोलराइजर से एंगल थीटा पे। सर इससे क्या होगा? अब देखो, मान लो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है ई। ये एम्पलीट्यूड ई वाली जो वेव है जैसे इस पोलराइजर से गुजरेगी उसका ई कॉस थीटा जो होगा ना उसको तो परमिट कर देगा और ई साइन थीटा को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां पर जो लाइट पहुंचेगी वो पोलराइज तो होगी लेकिन अब वो इस लाइन के अलोंग होगी और उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो अब ई नहीं होगा बल्कि ई कॉस थीटा होगा। थीटा क्या समझ तो आ गया कि जो पहला वाला पोलराइजर है और दूसरा वाला जो पोलराइजर है उनके बीच का एंगल। अगर आपका एम्पलीट्यूड कॉस थीटा टाइम्स हो गया है तो इंटेंसिटी पक्की बात है कि कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स हो गई है। इसका मतलब अगर इसकी इंटेंसिटी अगर आई है तो इसकी इंटेंसिटी होगी आई टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज बेसिकली आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो पहली बार जब पोलराइज करोगे तो हाफ हो जाएगा। अगेन पोलराइज्ड लाइट को फिर से किसी पोलराइजर से अगर गुजारोगे और पहले वाले पोलराइजर और दूसरे वाले पोलराइजर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इसका कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स और हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड कॉस थीटा टाइम्स हो जाएगा तो इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ये लाइट आ रही है, ये अनपोलराइज्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यू भी है, यू भी है, यू भी है, इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। इसके सामने बेटा ये कोई पोलराइजर है, इसमें से लाइट निकली, ये बेटा इसकी एक्सिस है, तो इसमें से जब निकली तो लीजिए बेटा ऐसे निकल गई। यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट है तो बेटा यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 है, ठीक है। अब इसके सामने मैंने एक पोलराइजर और रख दिया, जो पहले वाला पोलराइजर है उससे 60 डिग्री पर ये बेटा दूसरा पोलराइजर रख दिया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इसका सिर्फ और सिर्फ cos 60 वाला पोर्शन ही बाहर निकलेगा, sin 60 वाला पोर्शन तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये पोलराइज्ड लाइट अब भी पोलराइज्ड ही होगी लेकिन अब डिफरेंट लाइन के अलोंग। अगर इसका एम्पलीट्यूड ई था तो इसका एम्पलीट्यूड ई टाइम्स cos 60 है, मतलब एम्पलीट्यूड हाफ टाइम्स हो गया है। एम्पलीट्यूड अगर हाफ टाइम्स हो गया तो इंटेंसिटी 1/4 टाइम्स होनी चाहिए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अब जो इंटेंसिटी आएगी बेटा दैट विल बी, यहां पर जितनी इंटेंसिटी है उसका cos स्क्वायर ऑफ 60। बेटा cos स्क्वायर 60 तो 1/4 ही हो गया, cos 60 हाफ होता है उसका स्क्वायर 1/4। तो मैं क्या बड़े आराम से कह सकता हूं कि इस इंटेंसिटी का 1/4 हो गया, एक्चुअल वाली इंटेंसिटी का 1/8 हो गया, जो हमने शुरुआत में गिराई थी उसका 1/8 हो गया, क्योंकि हाफ तो पहली बार पोलराइज करोगे तब, फिर इसका बड़ा 1/4 होगा। कर लोगे रिलेट, कोई खास बड़ी दिक्कत तो नहीं बेटा इस तरह से। तो ध्यान रखना कि ये वाला जो एंगल है मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। मैंने बेटा लगभग क्या वैसे सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। जो भी सवाल आएगा वो इन्हीं फॉर्मूलों के इर्द गिर्द ही आएगा। आप हर फॉर्मूले पर कोशिश करें कि 4-5 सवाल ज़रूर करें। भले ही आप है ना ऑफकोर्स पहली प्रेफरेंस तो C³ और अपने जो चैम्प वगैरह के DPs हैं उनको देना चाहिए। फिर भी अगर समय मिले तो लास्ट के 3 साल के PYQs भी कर सकते हो। चैप्टर वाइज ना करके अगर एक साथ करते हो तो ज़्यादा फायदा रहता है। वैसे बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको कंफर्ट लगे वैसे करना, ठीक है। जो आपको कंफर्ट है वो मेन है, ठीक है बेटा। बाकी तो फंडे अपनी जगह होते हैं, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।